एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मानवीय तथा संगठनात्मक संघर्ष। इसका लेक्चर फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं, संघर्ष मानव जीवन का एक अंग है और कुछ सीमा तक एक सहज प्रक्रिया है। अतः जो संगठन है, संस्थान है, वो भी इनसे अछूते नहीं है। संगठनों और समूहों में संघर्ष जीवन का मूलभूत तथ्य है। अतः संगठनात्मक जीवन का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि संगठनों की मूल प्रकृति ही संघर्ष की उत्पत्ति की गारंटी देती है। जैसा कि फिलिप्पो ने कहा है कि किसी संगठन में संघर्ष न होना विश्वसनीय नहीं है, नीरस है, और इस बात का पक्का सबूत है कि संघर्षों को दबाया गया है। संघर्षों के प्रति प्रबंधकों के दृष्टिकोण में भी वर्तमान आधुनिक समय में व्यापक परिवर्तन आया है। परंपरावादी विचारधारा के अनुसार संघर्ष की स्थिति को अवांछनीय माना जाता है और संगठन की दृष्टि से संघर्ष को घातक माना जाता है। प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे संघर्ष को किसी न किसी प्रकार से समाप्त करने का प्रयास करें, लेकिन प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार संघर्ष की स्थिति को अनिवार्य अर्थात आवश्यक माना जा रहा है। संघर्ष को टालने और उसे दबाने से काम नहीं चल सकता है। संघर्ष को दबाना कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अब प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाने लगी है कि वे संघर्ष को प्रबंध के लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार संघर्षों को रचनात्मक माना जाने लगा है और इस प्रकार के संघर्ष अंत में संगठन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब हम देखेंगे जो संघर्ष है, संघर्ष का क्या अर्थ और परिभाषा होती है। सामान्य शब्दों में संघर्ष किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों, इकाइयों अथवा व्यक्तियों तथा इकाइयों के मध्य हो सकता है। संघर्ष में सम्मिलित होने वाले दोनों अथवा दो से अधिक पक्षकार परस्पर विरोधी स्थिति अपना लेते हैं। संघर्ष का जो एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार की किसी कार्यवाही से अपने आप को तुलनात्मक दृष्टि से वंचन की स्थिति में अनुभव करता है और यह जो अनुभव है वो वास्तविक अथवा बोधात्मक हो सकता है। संघर्ष की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। सबसे पहले है डेविड आर हैम्पटन के अनुसार संघर्ष हम उस व्यवहार को कहते हैं जो दो या अधिक पक्षकार के इस कारण से विरोधी स्थिति ग्रहण करने पर उत्पन्न होता है कि एक पक्षकार की कार्यवाही से दूसरा पक्षकार अपने आप को तुलनात्मक वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थॉमस के अनुसार संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ तब होता है जब कोई पक्ष यह अनुभव करता है कि दूसरे पक्ष ने किसी विषय को जो उसे प्रिय है नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है अथवा प्रभावित करने को है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि संघर्ष में कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। इन पक्षकारों के मध्य हेतुओं अथवा विचारों में टकराहट होती है और इस विरोधाभास के कारण उनके अंतर्व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एक पक्षकार अपने आप को दूसरे पक्षकार के फलस्वरूप वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। जब विरोध खुलकर सामने आता है तो उसे हम संघर्ष के नाम से पुकारते हैं। संघर्ष की जो अवस्था है वो हमेशा क्या होती, बुरी नहीं होती है, क्योंकि अनेक बार संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ऐसे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है जिसका कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि रॉबिन्स ने कहा है कि संघर्ष का एक सकारात्मक पक्ष होता है तथा साथ ही नकारात्मक पक्ष भी होता है। संघर्षों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक पक्ष। इसमें फर्स्ट पॉइंट है संघर्ष सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। जो संघर्ष है के समाधान के लिए तरीके की खोज और उनके संयोग से वर्तमान अवस्था में परिवर्तन आता है
और संगठनात्मक संघर्ष की दशा में व्यवस्था में लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा, संघर्ष नवाचार और आवश्यक परिवर्तनों की सहज स्वीकृति को संभव बनाता है, जिससे संघर्ष से क्या होगा, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है निर्णय में लाभकारी। निर्णय लेते समय विरोधी विचारों को प्रोत्साहित कर संघर्ष उत्पन्न करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। जो संघर्ष है यदि पक्षकारों में लक्ष्य संघर्ष के रूप में है तो वह संस्था के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। कार्य निष्पादन विषयक प्रतियोगिता संघर्ष की चरम सीमा तक पहुंचने तक नियंत्रित अवस्था में रहे तो उत्पादन की मात्रा और गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब इसके नकारात्मक पक्ष। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संघर्ष प्रयासों की दिशा बदल देते हैं। किसी संस्था में संस्थागत लक्ष्यों के स्थान पर संघर्षों के समाधान में समय और साधनों का उपयोग होता है। दूसरा है संघर्ष के विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। नेक्स्ट है उत्पाद की किस्म पर विपरीत प्रभाव, अर्थात अगर प्रतिस्पर्धी रूपी संघर्ष उत्पाद की किस्म पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। व्यक्तिगत निष्पादन को बढ़ाने की आकांक्षा उत्पाद की गुणवत्ता में कमी ला सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है संघर्ष अगर लंबे समय तक चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो संबंधों के स्थान पर असहयोग और अविश्वास के वातावरण को जन्म दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है संघर्ष के प्रकार या रूप, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्ष के जो विभिन्न प्रकार हैं और जो रूप है उनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संघर्ष से उत्पन्न होने वाले प्रभाव के आधार पर। इसमें संघर्ष दो प्रकार का होता है, पहला रचनात्मक संघर्ष और दूसरा है विध्वंसात्मक संघर्ष। संघर्ष रचनात्मक अथवा विध्वंसात्मक कोई भी रूप धारण कर सकता है। यदि संघर्ष संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है अथवा संगठन इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है जहां महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर वाद विवाद होता है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं, नीतियों, नियमों, कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि में वांछित रूप से सुधार होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को रचनात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो रचनात्मक संघर्ष है वो स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म देते हैं और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो संगठन के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो विध्वंसात्मक संघर्ष है जहां संगठन के सदस्यों के मध्य निर्बाध प्रतियोगिता हो और इस प्रकार की प्रतियोगिता के रहते हुए संगठन के सदस्यों के लिए सम्मिलित रूप से मिलजुल कर कार्य करना कठिन हो जाता है। असमंजस की स्थिति में सदस्यों के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है, तो इस प्रकार का जो संघर्ष है वो संगठन के लिए हानिकारक होता है। वैसे तो रचनात्मक और विध्वंसात्मक संघर्ष दोनों ही संघर्षों से प्रतियोगिता को जन्म मिलता है। यदि प्रतियोगिता नियंत्रित और मर्यादित होती है तो उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और इसका जो लाभ है वो संस्था और इसके सदस्यों दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता अनियंत्रित होने पर एक सदस्य दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लगता है और जिससे संस्था और उसके सदस्यों सभी का अहित होता है। नेक्स्ट सेकंड है संघर्ष में अंतर्ग्रस्त पक्षकारों के आधार पर। इसमें दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी अंतर व्यक्तिगत संघर्ष और दूसरा होता है अंतर समूह संघर्ष। तो अंतर व्यक्तिगत संघर्ष और अंतर समूह संघर्ष को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक ही समूह के सदस्यों के मध्य संघर्ष। इस प्रकार के
संघर्ष को पार्श्विक यानी लैटरल प्रकृति का माना जाता है। दूसरा, व्यक्ति का उसके स्वामी या श्रेष्ठाधिकारी से संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष को लंबवत यानी वर्टिकल प्रकृति का माना जाता है। नेक्स्ट है संगठन के विभिन्न विभागों और समूहों के मध्य संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष की प्रकृति भी पार्श्विक यानी लैटरल मानी जाती है। नेक्स्ट है रेखा कर्मचारी संघर्ष एंड लास्ट है श्रमिक प्रबंध संघर्ष। ये जो अंतर व्यक्तिगत और अंतर समूह संघर्ष है, ये रचनात्मक अथवा विध्वंसक प्रकृति के हो सकते हैं। संघर्ष का रचनात्मक और विध्वंसात्मक होना इस बात पर आश्रित रहता है कि संघर्ष बिंदु संगठन के गौण उद्देश्य हैं अथवा महत्वपूर्ण तथा प्रमुख उद्देश्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक संघर्ष। संगठनों में संघर्ष की स्थिति प्राय उत्पन्न हो जाती है। संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों पर दबाव और प्रति दबाव की स्थितियां प्राय देखने को मिलती है। बर्नार्ड एम शाह ने इस प्रकार की स्थिति की जो अभिव्यक्ति है वो निम्न शब्दों में की है। उन्होंने कहा है कि स्वामी अधिक उत्पादन चाहते हैं जबकि अधीनस्थ का ध्यान प्रतिफल पर केंद्रित रहता है। ग्राहक शीघ्र सुपुर्दगी के लिए दबाव डालते रहते हैं जबकि साथी कार्यकर्ता कार्यक्रमानुसार सुपुर्दगी के पक्ष में रहते हैं। प्रबंधक सलाहकारी परिवर्तन पर बल देते हैं जबकि अधीनस्थ सामान्यतः सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। नियम पुस्तिका नियम के पालन पर बल देती है जबकि कर्मचारी यह परामर्श देते हैं कि ये नियम अब प्रभावशाली नहीं रहे हैं। तो जो संगठनात्मक संघर्ष है वो बड़े बड़े संगठनों में ज़्यादा होते हैं और बड़े उपक्रमों में कुशल संचालन के लिए लंबे संगठन की संरचना करनी पड़ती है। इसमें अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करना पड़ता है। निर्देशन की रेखाओं को दृढ़ता से अंकित करना पड़ता है। तो ये जो बड़े उपक्रम हैं इनमें औपचारिकता, दृढ़ता, कठोरता, शक्ति, कर्मचारियों के आत्मविकास, स्वायत्तता, पहल शक्ति आदि के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार संघर्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब संगठनात्मक संघर्षों के प्रकार, उसमें पहला है श्रेणीबद्ध संघर्ष। इस प्रकार के जो संघर्ष है वो लंबवत प्रकृति के होते हैं। प्रबंध के विभिन्न स्तरों से संबंधित विभिन्न स्तरों के मध्य पाए जाते हैं, जैसे संचालक मंडल और शीर्ष प्रबंधकों के मध्य संघर्ष, शीर्ष प्रबंधकों तथा प्रबंध के निम्न स्तरों में संघर्ष तथा प्रबंधक और श्रमिकों के मध्य संघर्ष। नेक्स्ट है क्रियात्मक संघर्ष। जब संगठन के विभिन्न विभागों के मध्य जो संघर्ष होता है तो उसको क्रियात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्पादन विभाग और विपणन विभाग के मध्य तो हमेशा संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की कमियां मतलब अपनी जो कमियां हैं या जो असफलता है वे एक दूसरे पर डालते रहते हैं। नेक्स्ट है रेखा और कर्मचारी संघर्ष। रेखा और कर्मचारी संघर्ष एक पद प्रतिष्ठा का संघर्ष है जो एक दूसरे की भूमिका को पूरी तरह से न समझे पाने के कारण उत्पन्न होता है। संगठन की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि रेखा और कर्मचारी दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड टीम के रूप में कार्य करें, लेकिन प्राय यह देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर जो सिचुएशन आती है उसमें रेखा और कर्मचारी आपस में एक दूसरे को विरोधी मानते हैं और संगठन की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन संघर्ष। बड़े उपक्रमों में दोनों प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। इनके मूल्यों, मान्यताओं और विश्वासों में व्याप्त विरोधाभास के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जो हॉर्थन टेस्ट में हॉर्थन परीक्षणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनौपचारिक संगठनों के कार्यों के अपने मानदंड होते हैं और औपचारिक संगठन द्वारा निर्धारित मापदंडों से अलग हो सकते हैं। मापदंडों की जो विविधता है वो किसको जन्म देती है? संगठनात्मक संघर्ष को जन्म देती है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को
मानवीय और संगठनात्मक संघर्ष की जो परिभाषा बताई है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।